Good morning, बच्चों. Today we will learn theory of catalysis. This chapter is surface chemistry and unit is 5. In this theory, we will learn intermediate compound formation theory. तो देखिए इस theory में जो पहली theory है वो क्या है आपकी intermediate compound formation theory. According this theory बेटा explain homogeneous catalysis mainly according to this theory. The catalyst combine with one of the reactant to give an intermediate compound. This intermediate compound react with the other reactant and give the product and regenerate the catalyst in its original फॉर्म. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कैटलिस्ट होता है वो एक रिएक्टेंट के साथ में कंबाइन होकर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है. यही इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ में कंबाइन होकर प्रोडक्ट देता है और कैटलिस्ट इस रिएक्शन में अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या ओरिजिनल फॉर्म में रीजनरेट हो जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग दिस थ्योरी द रिएक्टेंट डू नॉट डायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर. इंस्टेड they react through the catalyst, which provide an alternative pathway which involve lesser energy of एक्टिवेशन. तो देखिए बेटा इस थ्योरी के अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट डायरेक्टली आपस में कंबाइन नहीं होते, बल्कि पहले एक रिएक्टेंट के साथ में कैटलिस्ट कंबाइन होता है, फिर वो दूसरे के साथ में कंबाइन होता है. और ये कैटलिस्ट क्या है, एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड कराता है टू फॉर्म्ड एनी प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व, जिसमें क्या होती है लेसर एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है. फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को अगर हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड के बनाने में, तो बेटा आप इक्वेशन देख पा रहे होंगे अपनी इस पे स्क्रीन पे इक्वेशन देख पा रहे होंगे, है ना. तो देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रही है, ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट यूज़ हो रही है. तो पहले कैटलिस्ट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर क्या दूसरा जो रिएक्टेंट था हमारा SO2 इसके साथ रिएक्शन करता है. अब ये रिएक्शन कैसी होती है, फास्टर होती है और प्रोडक्ट क्या बन जाता है SO3. ठीक है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ओरिजिनल फॉर्म में ही क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टोरी, थ्योरी, वेरी सॉरी, ओल्ड एड्जॉर्प्शन थ्योरी. तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट और इन अ सॉल्यूशन स्टेट, कि अगर कोई रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है या फिर सॉल्यूशन की स्टेट में है, गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट. तो वो क्या होते हैं, जो हमारे सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं उनकी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, बिकॉज क्योंकि जितनी भी गैस है, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, ये क्या होते हैं दूसरे वाले सब्सटेंस पर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं. इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस. तो जो हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी सरफेस पर क्या हो जाती है, जो हमारे रिएक्टेंट है चाहे वो गैस है चाहे वो सॉल्यूशन है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो जब हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी सरफेस पर, किसी सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी किसी गैस की या फिर किसी सॉल्यूशन की, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगी. क्योंकि हमारी जो एड्जॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज यूटिलाइज इन एनहेंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसीलिए जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो क्या होगी, यूटिलाइज होगी एनहेंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में. ठीक है, अब आते हैं किस पे, मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी पे. देखिए मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एड्जॉर्प्शन थ्योरी एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. जो मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी हम पढ़ते हैं वो क्या है कि जो हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड
एडजॉर्प्शन थ्योरी है और इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है, इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो देखिए मॉडर्न पीरियड एडजॉर्प्शन जो थ्योरी है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है, इसके जो फर्स्ट स्टेप में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि इट इन्वॉल्व डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले क्या होता है, जैसे जैसे ही रिएक्टेंट और कैटलिस्ट पास आते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द डिफ्यूजन एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। पहले क्या होता है कि आपके कैटलिस्ट और जो हमारा रिएक्टेंट है वो आपस में डिफ्यूज होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के ऊपर जो रिएक्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, एड्सॉर्ब हो जाता है। जब कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट एड्सॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इन्वॉल्व अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की सरफेस पर केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इसके बाद क्या बनेगा, आपका इंटरमीडिएट बनेगी, ठीक है। तो अब आपका जो फोर्थ स्टेप आता है वो क्या करता है, डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब देखिए जब इंटरमीडिएट बना तो उसके बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट के बनने के बाद जस्ट क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन होता है, ठीक है, हमने डिसॉर्प्शन पढ़ा था, एडजॉर्प्शन का उल्टा, ठीक है। तो कैटलिस्ट की सरफेस से जो प्रोडक्ट होता है उसका डिसॉर्प्शन होता है, देयर बाय मेकिंग अ कैटलिस्ट सरफेस अवेलेबल फॉर मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो सरफेस है, अब जब क्या हो जाता है, आपके जो प्रोडक्ट है उसका डिसॉर्प्शन हो जाता है, सरफेस रेडी टू एब्जॉर्ब फ्रेश रिएक्टेंट। अब क्या होती है कि जो वो कैटलिस्ट है उसकी सरफेस अब दूसरी केमिकल रिएक्शन के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। तो दिस स्टेप इज डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। अब देखिए इस पे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने थोड़े से डायग्राम बनाए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं फ्री वॉल्यूम ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। ये क्या है, कैटलिस्ट है, इस पर आकर इस पर आकर ए और बी रिएक्टेंट आकर क्या होंगे, अटैच होंगे। तो देखो एड्सॉर्प्शन रिएक्शन होगी, एड्सॉर्प्शन होगा ए और बी का। तो एड्सॉर्प्शन कहाँ हुआ, यू कैन सी इजिली एड्सॉर्प्शन हुआ हमारे इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। आफ्टर द एड्सॉर्प्शन यहाँ पर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, अकरेंस ऑफ केमिकल चेंज एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट पर क्या होगा, आपका केमिकल चेंज होगा। आफ्टर द केमिकल चेंज इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। तो आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा। क्लियर है, ये देखिए इन्होंने क्या किया, आपस में भी बॉन्ड बना लिया, ठीक है। आफ्टर द इंटरमीडिएट अब क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो जाता है, जो प्रोसेस होता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए और बी, ठीक है। तो इस ए बी का क्या होता है, डिसॉर्प्शन। जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी चीज़ पर आकर डस्ट के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब आप इनकी डस्टिंग कर देते हो, इनको इस सरफेस पे हटा दोगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका डिसॉर्प्शन। सेम हमारी कैटलिसिस में भी ऐसा ही होता है। तो देखिए कैटलिस्ट तो एज इट इज़ जैसे शुरू में इन्वॉल्व हुआ था वैसे ही अलग हो जाता है, प्रोडक्ट आपका अलग हो जाएगा। अब देखिए इस थ्योरी की एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है इसके। तो बच्चों, दिस थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ये जो थ्योरी है आपकी, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ी थी, है ना, जो हम अभी पढ़ के आए हैं, कौन सी थ्योरी पढ़ी हमने, मॉडर्न एडजॉर्प्शन
थ्योरी। तो बेटा जो मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी है ये किस चीज़ के बारे में बताती है कि जो कैटलिस्ट है वो क्यों क्या रहता है अपने कंपोजिशन में, मास में, ये अनचेंज क्यों रहता है किसी रिएक्शन के एंड तक। ठीक है, कैटलिस्ट इज डीजनरेट या रीजनरेट, catalyst regenerate, thus even a small quantity of catalyst is quite effective for the entire process। अब देखिए जो कैटलिस्ट है वो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है, चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी में ही क्यों ना यूज़ किया हो, और स्मॉल क्वांटिटी भी उसकी क्या होती है, इफ़ेक्टिव होती है पूरे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है बेटा अनेबल टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्टिविटी ऑफ प्रोमोटर्स। अब देखिए जो हमारी मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी है ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि जो हमारा प्रोमोटर्स हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटी को ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। अब देखिए बेटा कुछ हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट के इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है एक्टिविटी। तो देखिए जितने भी सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं बेटा, द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू एक्सिलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो बेटा जो कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाने की एबिलिटी रखते हैं, वो क्या कहलाती है? उनकी एक्टिविटी कहलाती है। कैटलिस्ट कैन एक्सिलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, सम टाइम अप टू 10⁻10 टाइम्स। तो देखिए जो कैटलिस्ट होते हैं वो किसी केमिकल रिएक्शन को इतनी फास्टली, इतनी तेज़ी से, इतने लार्ज एक्सटेंट में ये क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, इतनी लार्ज एक्सटेंट में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। कभी कभी तो ये क्या हो जाती है 10⁻10 टाइम्स ये किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड मेनली अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ कीमोजॉर्प्शन। अब देखिए जो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटीज़ है वो किस पे डिपेंड करती है? कीमोजॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। अ कैटलिस्ट मस्ट एब्जॉर्ब द रिएक्टेंट फेयरली स्ट्रांगली बट नॉट सो स्ट्रांगली दैट दे आर immobilized and that no space is left for the other reactant for adsorption। अब देखिए जो कैटलिस्ट हैं वो रिएक्टेंट को फेयरली स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करें, बट इतना भी स्ट्रांगली एब्जॉर्ब ना करें कि उनके बीच में किसी दूसरे के लिए क्या ना बचे, स्पेस ना बचे। फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर मिक्सचर लेंगे, मिक्सचर ऑफ प्योर हाइड्रोजन एंड प्योर ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट एट ऑल इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की एब्सेंस में कभी एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम, अगर इनमें प्लेटिनियम मिला दिया जाए, प्लेटिनियम सॉलिड रख दिया जाए, प्लेटिनियम एज अ कैटलिस्ट, द मिक्सचर रिएक्ट विद एक्सप्लोसिव वायलेंस टू फॉर्म वाटर। ठीक है, एक्सप्लोसिवली बहुत जल्दी से ये क्या बना देती हैं, वाटर फॉर्म्ड कर देती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी, प्लेटिनम कैटलिस्ट, अगर प्लेटिनम को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अब चलिए बात करते हैं सेलेक्टिविटी की। सेलेक्टिविटी क्या है? अब देखिए हमने पहले भी पढ़ा था जो कैटलिस्ट होते हैं, कीमोजॉर्प्शन हमारा क्या होता है, सिलेक्टिव होता है, स्पेसिफिक होता है। तो देखो कीमोजॉर्प्शन होगा तो सेलेक्टिविटी तो यहाँ भी होगी। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। एसिटिलीन की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से करा दें तो देखिए अगर हम क्या लेंगे, प्लेटिनियम लेंगे, तो हमारा क्या फॉर्म्ड होगा, प्लेटिनम को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो हमारा इथेन फॉर्म्ड होगा। और हम अगर लिंडलार कैटलिस्ट लेंगे तो हमारा एथाइलिन हमारा प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। तो बेटा जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं ये सेलेक्टिव होते हैं, एक ही कैटलिस्ट सिमिलर काइंड की रिएक्शन में एक जैसे प्रोडक्ट नहीं बना सकता, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, विच इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड
कि रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से कराएं किसकी प्रेजेंस में, कॉपर को अगर एज अ हमने क्या लिया है, कैटलिस्ट लिया है, तो ये क्या बनेगा HCHO, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगी। लेकिन यही कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से करवा दें कॉपर, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, ये मिथाइल अल्कोहल फॉर्म्ड करेगा। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करवा दें निकल की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, मीथेन। ये क्या बनाएगा आपका, मीथेन और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड कराता है। तो देखिए जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं दे आर सेलेक्टिव। अब देखिए बेटा, कल मैं जो आपको पढ़ाऊंगी, कल मैं पढ़ाऊंगी आपको शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट यानी कि जियोलाइट्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज आप ये सारा वर्क अपनी कॉपी में करेंगे और इनको सबको रिवाइज करेंगे अच्छे से।